नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ जब डीएम मैडम कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची और वहां उनका सामना उनके पूर्व पति से हुआ, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहे थे। इसके बाद डीएम मैडम ने जो कदम उठाया उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कहानी एक छोटी सी लड़की प्रीति की है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पैदा हुई थी। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में। घर में पहले से कई बेटियां थीं, तो जब फिर से एक और बेटी का जन्म हुआ तो परिवार के लोग थोड़ा निराश हो गए। सबको बेटे की उम्मीद थी, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खास खुशी का माहौल नहीं था। फिर से बेटी? अब घर में कितनी बेटियां हो गईं? बस मुझे तो बेटा चाहिए था, अब क्या होगा? प्रीति बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती थी। प्रयागराज के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बावजूद उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक स्टार बना दिया था। प्रीति, तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो। तुम्हें एक दिन बड़ी सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर, मैं और मेहनत करूंगी। दोस्तों, प्रीति के स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बेहद प्रतिभाशाली है और उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। वे यह सुझाव देते थे कि प्रीति को आगे की पढ़ाई करने दी जाए ताकि वह एक अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन उसके पिता जगमोहन हमेशा यह कहते थे, यह तो एक लड़की है, इसे आगे पढ़ाकर क्या करना है? इसे तो शादी करके घर के कामकाज ही संभालने होंगे। हालांकि उसकी मां विष्णुप्रिया ने जगमोहन से काफी बहस और झगड़े के बावजूद प्रीति की पढ़ाई को जारी रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब प्रीति 10वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। उसकी उम्र करीब 16 साल थी। इसी बीच समाज के कुछ लोग प्रीति के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। यह सुनकर प्रीति बेहद दुखी हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी उम्र अभी केवल 16 साल थी। लेकिन उसके पिता जगमोहन इस प्रस्ताव से बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक संपन्न परिवार से थे। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द प्रीति की शादी कराकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। प्रीति के दादा दादी ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी मां विष्णुप्रिया अब भी चिंतित थीं। घर के सभी लोगों ने बिना प्रीति की राय जाने या उसकी सहमति लिए इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के की उम्र 19 साल थी, जबकि प्रीति की केवल 16। जब प्रीति को यह पता चला कि उसकी शादी की तैयारी हो रही है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वह बेहद उदास हो गई। उसने अपनी मां विष्णुप्रिया से कहा, माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा देनी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन विष्णुप्रिया भी क्या कर सकती थीं? वह अपने सास ससुर और पति के सामने बेबस थीं। एक दिन उन्होंने जगमोहन से कहा, अभी प्रीति शादी नहीं करना चाहती, इसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी बाद में करवा देंगे। यह सुनकर जगमोहन बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने विष्णुप्रिया को डांटा और मारपीट करते हुए कहा, तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है। बड़ी होकर यह किसी के साथ भाग जाएगी और हमारा नाम डुबो देगी। इससे अच्छा है कि इसकी शादी अभी कर दी जाए और इस समस्या से छुटकारा पा लिया जाए। यह सब सुनकर प्रीति बेहद दुखी हो गई। अपनी मां विष्णुप्रिया को मार खाते हुए देखकर वह भी टूट गई और शादी के लिए हामी भर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें उसने शानदार नंबरों से सफलता हासिल की। लेकिन अब उसकी शादी की तारीख करीब आ गई और उसे वह बाल विवाह करना पड़ा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। शादी के अगले दिन प्रीति ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति न तो उसकी तरफ देखता था और न ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रहीं। प्रीति अपने सास ससुर और घर के अन्य सदस्यों की सेवा में लगी रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती, घर की सफाई करती और हर काम को पूरी ईमानदारी से निभाती। धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे परेशान करने लगे। आए दिन वे ताने मारते और उससे ढेर सारा काम करवाते। कुछ समय बाद उसका पति भी इस प्रताड़ना में शामिल हो गया। वह रोज रात को शराब पीकर घर आता और प्रीति को परेशान करता। वह बिना किसी वजह के उसे शोषित करता और उसके साथ दुर्व्यवहार करता। इन सब से प्रीति का जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। एक दिन उसने अपने माता पिता के घर जाने का निर्णय लिया। वहां उसने अपनी मां विष्णुप्रिया और पिता जगमोहन को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। लेकिन उसके पिता ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया और कहा, जैसा तेरे सास ससुर कहते हैं वैसा ही कर।
अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर। यह कहकर जगमोहन ने प्रीति को वापस ससुराल भेज दिया। अब ना तो उसके पिता उसका साथ दे रहे थे और ना ही कोई अन्य। ससुराल उसके लिए पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन प्रीति की मुलाकात उसकी सहेली मधु से हुई। मधु ने उसे बताया, तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा अंक लाकर टॉप किया है। यह सुनकर प्रीति खुश तो हुई लेकिन मायूस भी हो गई। वह अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगी। मधु ने उससे पूछा, क्या हुआ? तूने पूरे जिले और प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू रो क्यों रही है? इस पर प्रीति ने अपनी आपबीती सुनाई और कहा, मुझे आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे बहुत काम करवाते हैं और मेरा पति हर रात मुझे मारता और परेशान करता है। यह सुनकर मधु भी भावुक हो जाती है और कहती है, तू कब तक इस नरक में रहेगी? एक न एक दिन तुझे इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। ये स्थिति तुझे एक दिन गंभीर बीमारी दे देगी। इससे बेहतर है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख, 11वीं की परीक्षा दे और फिर 12वीं भी पूरी कर। उसके बाद आगे की पढ़ाई कर और एक बड़ी अधिकारी बन। अगर तू ऐसे ही इस नरक में फंसी रही तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटेगी? मधु प्रीति का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? तू अपने भविष्य के बारे में सोच और कदम उठाने की हिम्मत कर। मधु की बातें सुनकर प्रीति गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय बीतता है लेकिन मधु की बातें प्रीति के दिल और दिमाग में गहराई से घर कर जाती हैं। वह बार बार सोचती है कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। कई तरह के विचार उसके मन में आते हैं और एक दिन वह फैसला कर लेती है कि अब वह अपने ससुराल में और नहीं रहेगी। एक रात प्रीति ने अपने माता पिता से मिले कुछ गहने और थोड़े पैसे साथ लिए और ससुराल छोड़कर निकल पड़ी। वह बस पकड़कर दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में उसकी एक पुरानी सहेली रहती थी। प्रीति ने उससे संपर्क किया और उसके घर पर रहने लगी। दिल्ली में रहते हुए प्रीति ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अपनी 11वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। छात्रवृत्ति के आधार पर उसने 12वीं में भी दाखिला लिया। अपनी सहेली के घर रहते हुए वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालने लगी। उसके पास कुछ पैसे और गहने थे जिनसे उसका गुजारा चलता रहा। समय के साथ प्रीति ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उधर उसके माता पिता और ससुराल वाले उसे खोजते खोजते थक गए और हार मान ली, लेकिन प्रीति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपनी पढ़ाई में जुट गई और अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ने लगी। समय के साथ प्रीति ने 12वीं कक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। इसके बाद उसके शानदार परिणाम के आधार पर उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहां उसने बीए की परीक्षा दी और शानदार प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंक हासिल किए। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपना नाम रोशन किया। अब प्रीति का लक्ष्य एक बड़े अधिकारी बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की जिलाधिकारी मैडम आईं। उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। जिलाधिकारी मैडम की कहानी सुनकर प्रीति बहुत प्रभावित हुई और उसी समय उसने तय कर लिया कि वह भी एक दिन जिलाधिकारी बनेगी। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जिलाधिकारी बनने के लिए क्या करना होता है। इसके बारे में जानकारी पाने के लिए उसने जिलाधिकारी मैडम का पीछा किया। सौभाग्य से जिलाधिकारी मैडम की नजर प्रीति पर पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज नजर आया था। बोलो बेटा, क्या बात है? इस पर प्रीति ने अपने जीवन की पूरी सच्चाई जिलाधिकारी मैडम को बता दी। उसने कहा, मेरा बाल विवाह हुआ था। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे। मेरा पति भी मुझे काफी प्रताड़ित करता था। वहां से भागकर मैंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। अब मैं बीए की परीक्षा दे रही हूँ। यह सुनकर जिलाधिकारी मैडम ने कहा, प्रीति बेटा, तुम बहुत साहसी हो। तुमने जो कदम उठाया वह बेहद प्रशंसनीय है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हारा संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर तुम चाहो तो अपने सपनों को सच कर सकती हो। प्रीति ने उनसे पूछा, मैडम, मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं भी आपकी तरह एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ। तब जिलाधिकारी मैडम प्रीति को समझाती हैं, अगर तुम्हें मेरी तरह एक बड़ा अधिकारी बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफी कठिन होती है,
लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर वह काबिलियत नजर आ रही है। अगर तुम पूरे मन से मेहनत करो तो यह परीक्षा पास कर सकती हो। एक दिन तुम भी एक बेहतरीन जिलाधिकारी बनोगी। यह सुनकर प्रीति बहुत प्रेरित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे जिलाधिकारी बनना है। इसके बाद वह बाकी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद आईएएस की तैयारी में जुट जाती है। वह दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। अपने पास रखे गहने बेचकर वह अपनी कोचिंग फीस भरती है और अपनी पढ़ाई जारी रखती है। कोचिंग में उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जिसका नाम जोगेंद्र था। जोगेंद्र भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसकी कहानी भी संघर्षपूर्ण थी। वह एक गरीब परिवार से था और अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करने आया था। धीरे धीरे प्रीति और जोगेंद्र के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते थे और एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते थे। वे साथ मिलकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी करते थे। पहली परीक्षा में दोनों ने अच्छे नंबर लाकर सफलता हासिल की। इस सफलता से दोनों का आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने अपनी पढ़ाई में और भी अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। हालांकि जहां एक लड़का और एक लड़की दोस्त बनते हैं, वहां यह रिश्ता अक्सर दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। समय के साथ प्रीति और जोगेंद्र के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन जोगेंद्र ने अपने दिल की बात प्रीति से कह दी। उसने कहा, प्रीति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनकर प्रीति थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन उसके मन में भी जोगेंद्र के लिए प्यार था। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन दोनों ने यह तय किया कि उनके सपनों की उड़ान में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रीति चाहकर भी जोगेंद्र को हां नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसका जीवन का लक्ष्य कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। प्रीति ने जोगेंद्र से कहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। मैं शादीशुदा हूं। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं रही हूं, लेकिन सच यही है कि मेरा बाल विवाह हुआ था। मैं अपने पति को छोड़कर यहां आई हूं। यह सुनकर जोगेंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे, कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और एक दिन बड़े अधिकारी बनेंगे। जोगेंद्र की यह बात सुनकर प्रीति ने भी उसे हां कह दिया। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन कहते हैं जहां रिश्ते गहरे होते हैं वहां लक्ष्य कभी कभी पीछे छूटने लगते हैं। धीरे धीरे जोगेंद्र का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा, जबकि प्रीति का ध्यान अभी भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रही थी, लेकिन जोगेंद्र के मन में अब सिर्फ प्रीति के ही ख्याल रहते थे। अगली परीक्षा का समय आ गया। प्रीति ने अपनी परीक्षा पूरी तैयारी के साथ दी, जबकि जोगेंद्र ने भी परीक्षा तो दी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर नहीं था। परिणाम जब आए तो बिल्कुल अप्रत्याशित थे। प्रीति ने अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली, जबकि जोगेंद्र असफल हो गया। यह देखकर जोगेंद्र बहुत दुखी हो गया। प्रीति ने जोगेंद्र को समझाया, हमें अब कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा। अगर हम इसी तरह साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई और लक्ष्य पर पड़ेगा। अब हमारा आखिरी पड़ाव बहुत करीब है और हमें इसे पूरी लगन के साथ पार करना होगा। योगेंद्र ने प्रीति की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रीति ने कहा, क्या यह सच है कि मैंने कलेक्टर बनने की राह में टॉप किया है? क्या मैं वाकई इतनी आगे बढ़ गई हूँ? योगेंद्र मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तुमने पूरे जिले में टॉप किया है। अब तुम्हारे पास कलेक्टर बनने का सुनहरा अवसर है। मुझे गर्व है कि तुमने यह साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। जोगेंद्र और प्रीति दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। प्रीति के लिए यह सफलता सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन के संघर्ष, कड़े परिश्रम और सहन शक्ति का प्रतीक थी। अब प्रीति का जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। जोगेंद्र भी उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। दोनों समझ चुके थे कि सफलता केवल शिक्षा और मेहनत से ही नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए निरंतर संघर्ष और हार न मानने से हासिल होती है। कुछ दिनों बाद प्रीति का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने अपनी तैयारी और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो प्रीति ने कलेक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया।
जोगेंद्र ने उसकी इस उपलब्धि को देखकर कहा, तुमने न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है जो समाज के दबाव और चुनौतियों का सामना करती हैं। तुमने साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। प्रीति ने कहा, ये केवल मेरी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपने पर विश्वास किया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। अब प्रीति कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने और जोगेंद्र ने कसम खाई थी कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी मंजिल तक साथ में आगे बढ़ेंगे। प्रीति ने जोगेंद्र को गले लगाकर रोते हुए पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? जोगेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तीसरे प्रयास में भी असफल रहा और चौथे प्रयास में भी पास नहीं हो पाया। यह सुनकर प्रीति का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ कर दो। लेकिन जोगेंद्र ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी सफलता में ही मेरी खुशी है। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद प्रीति ने जोगेंद्र से कहा, मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक लेना होगा। प्रीति ने अपने पति को कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस बीच प्रीति और जोगेंद्र साथ रहने लगे, लेकिन शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रीति का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इसी बीच प्रीति की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले प्रीति अपनी मां विष्णुप्रिया से मिलने अपने घर गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी मां को किचन से बाहर आते देखा। अपनी बेटी को सामने देखकर विष्णुप्रिया खुशी से झूम उठी। उन्होंने प्रीति को गले लगाया और कहा, बेटी तू कहाँ चली गई थी? इतने सालों से हम सब बहुत परेशान थे। प्रीति ने अपनी मां को बताया, माँ, मैं दिल्ली में थी, मैंने वहाँ खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। यह सुनकर विष्णुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति ने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम अब एक अच्छे घर में साथ रहेंगे। इसके बाद प्रीति के माता पिता भी उसके साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। विष्णुप्रिया ने प्रीति से कहा, बेटा अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज कुंभ मेले में चलें। प्रीति ने अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। कुंभ मेले की रौनक अपने शिखर पर थी। साधुओं और चमत्कारिक संतों की भीड़ से मेले का माहौल अद्भुत हो गया था। डीएम मैम प्रीति अपनी मां और पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेला घूम रही थी। वे गंगा नदी के घाट पर पहुंचे, जहां स्नान हो रहा था। अचानक एक नागा साधु वहां आता है और प्रीति के पैर पकड़ने लगता है। प्रीति ने हैरान होकर साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाई और यह देखकर प्रीति स्तब्ध रह गई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। प्रीति ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे? साधु ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी इंसान को खो दिया था और बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूंगा और तब मैंने साधु बनने का फैसला किया। यह सुनकर प्रीति और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वह साधु रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब परेशान किया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रीति ने अपने पहले पति से कहा, अगर आप मुझे नहीं मारते और नहीं परेशान करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे परेशान नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैम यानी प्रीति उस अघोरी साधु से कानूनी तौर पर तलाक ले लेती है। तलाक के बाद प्रीति और जोगेंद्र की शादी होती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद प्रीति और जोगेंद्र ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। प्रीति ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे कई लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिला।
जोगेंद्र ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को फिर से जीने का फैसला किया और प्रीति के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार जोगेंद्र ने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि यह भी दिखाया कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाएं और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और कई युवा उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। प्रीति और जोगेंद्र का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जिसने समाज में बदलाव और उम्मीद की एक नई किरण दी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क करना है ताकि आप इन कहानियों से सीख लेकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। कहानी का संदेश यह है कि प्रीति और जोगेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं और सही मार्गदर्शन पाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्व को भी उजागर करती है। समाज को संदेश यह है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। हमें महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे विचारों पर अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। हमारे देश में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जारी हैं। कई लड़कियों के माता पिता उनकी बचपन में ही शादी तय कर देते हैं जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।